हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखो, आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट का जो आपका स्टेट काउंसलिंग होता है ना, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 85% स्टेट कोटा या फिर ऑल इंडिया कोटा जो होता है 15% का, उसके थ्रू अगर आप यहाँ पर MBBS कोर्स के लिए एडमिशन करना चाहते हो, जो कि आपका लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज है मुंबई के अंदर, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पर हर एक चीज़ शेयर करूँगा जो कि आपको काउंसलिंग के अंदर काम आ जाएगी। जैसे कि मैं इस कॉलेज का जो है आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है, आपको सीट अलॉटमेंट होने के बाद वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर करूंगा। सेकंड चीज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा कि आपको यहाँ पर फीस कितना देना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग करके आते हो और आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल है, तो आपको यहाँ पर कितना फीस देना पड़ेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके आते हो लेकिन आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल है, तो फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितना फीस पे करना होता है या फिर आपको ओपन कैटेगरी का पूरा फीस देना होता है, तो उसके बारे में भी पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो बच्चे आउट ऑफ महाराष्ट्र है, जिनके पास कि महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल नहीं होता है, तो उनको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग करके एडमिशन लेना पड़ेगा, तो उनको यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितना फीस देना है उसके बारे में भी बात करेंगे। और ऑल ओवर यहाँ पर हॉस्टल का फीस भी कितना होता है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यहाँ पर सीट, टोटल सीट कितनी है यहाँ पर MBBS के लिए, यानी कि 85% जो आपका स्टेट का काउंसलिंग चलेगा ना, तो उसके अंदर से आपको यहाँ पर कितना सीट है और साथ ही साथ 15% ऑल इंडिया कोटा की कितनी सीट है, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो महाराष्ट्र स्टेट का जो 85% स्टेट कोटा है उसके थ्रू, तो आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज मिनिमम कितना नीट स्कोर आना चाहिए और लास्ट ईयर जो है राउंड 1 प्लस राउंड 2 के अंदर किस कोटा के थ्रू कितने नीट स्कोर के ऊपर जो अलॉटमेंट हो चुका था। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपके साथ ऑल इंडिया रैंक भी शेयर करूंगा, तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अदर कोई भी वीडियो इस कॉलेज के रिगार्डिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस जो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट हुआ, उसका कट ऑफ हुआ, उसका फीस हुआ, उसका सीट हुआ, तो पूरा का पूरा एक ही सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि आने वाले समय में हम और भी जो मेडिकल कॉलेज है MBBS से लेकर BSc नर्सिंग महाराष्ट्र स्टेट के, साथ ही साथ कुछ अदर स्टेट के जैसे कि एम्स हुआ, जिपमर हुआ, आर्म फोर्स कॉलेज हुआ, तो उनकी भी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर हम आपको पूरे के पूरे PDF शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको अगर यहाँ पर MBBS कोर्स के लिए एडमिशन हो गया या फिर आप BPTH BOTH के लिए भी लेते हो, तो आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तो उसकी बात हम यहाँ पर पूरी डिटेल में करेंगे। देखो, आपके पास यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि 3 बंच होने चाहिए, यानी कि 3 बंच होना चाहिए आपके पास ट्रू कॉपीज का, विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और आपके पास PDF या फिर JPG के फॉर्मेट में होने चाहिए, जो कि आपके पेन ड्राइव के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट लेके आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा। ये जो है 2023-24 का इन्फॉर्मेशन है, यही सेम डॉक्यूमेंट आपको 2024 के अंदर भी देना पड़ेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका जो नेशनलिटी या फिर डोमासाइल होता है ना, वो होना चाहिए, क्योंकि आपको 85% स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेज मिलेगा, तो आपके पास ये होना जरूरी है, तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद आपके पास SSC का जो है पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ वाला मार्कशीट होता है ना 10th क्लास का, वो होना चाहिए। उसके बाद 12वीं का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। नीट UG का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था वो आपके पास प्रिंट उसका होना चाहिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड होता है नीट एग्जाम का, वो भी होना चाहिए। नीट UG का जो सिलेक्शन लेटर होता है ना, जो कि आप यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट होने के बाद डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीट UG का जो मार्कशीट है ना 2024 का, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल फिटनेस यानी कि मेडिकल फिटनेस का एक डॉक्यूमेंट होता है, जो कि 2024 के लिए एक अलग से फॉर्मेट आ जाएगा, जब रिलीज हो जाएगा तब वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तो वो भी आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपके पास कास्ट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास कास्ट वैलिडिटी भी होना चाहिए। उसके बाद आपका अगर यहाँ पर VJNT SBC OBC के अंदर आते हो, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, इसे आप रीड कर सकते हो, तो आपके पास NCL नॉन क्रीमी लेयर भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 2024 तक जो है वैलिड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो लेकिन आपका इनकम जो है 8 लाख से नीचे है और आप यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हो, हाफ फीस जो है आप यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से लेना चाहते हो, तो फिर आपको EWS का काउंसलिंग करना पड़ेगा। इसलिए आपके पास जो है EWS डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो कि आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट का फॉर्मेट है ना, उसी फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखो, यहाँ पर माइग्रेशन भी है, लेकिन ये रिक्वायर्ड होता है उन्हीं बच्चों के लिए जो कि यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल फॉर पास आउट फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, तो ये जो है एक अदर डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाता है। उसके बाद आपके पास एक कॉलेज लिविंग यानी कि आपका जो TC है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास गैप होना चाहिए, गैप एफिडेविट, लेकिन अगर आपने गैप लिया है तो गैप एफिडेविट देना पड़ेगा, लेकिन आपने इसी साल 12th क्लास पास आउट किया है या फिर आपने लास्ट ईयर
क्लास जो है पास आउट किया था, लेकिन आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एडमिशन डाल के रखा था किसी अदर कोर्स के लिए, तो फिर आपको यहाँ पर कोई गैप देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि 2 साल पहले आपने 12th क्लास पास आउट किया था, लेकिन आपने एडमिशन कहीं लेके ही नहीं रखा है, वही टीसी आपका पड़ा हुआ है, तो फिर आपको यहाँ पर 2 साल का गैप एफिडेविट बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी आपके पास नहीं होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उसे आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए डिफेंस आपके पास होना चाहिए अगर इस रिजर्वेशन में आते हो तो। अगर आप हिल एरिया से आते हो तो आपके पास हिल एरिया का भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास फिजिकल हैंडीकैप है तो आपके पास फिजिकल हैंडीकैप का भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एमकेबी यानी कि महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर है, तो उसके थ्रू आप अप्लाई करते हो तो वो भी आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड जो है सभी बच्चों के लिए यहाँ पर कंपलसरी होता है। इनकम जो है आपको यहाँ पर फीजे NT1 NT2 NT3 जो OBC SBC EWS के बच्चे ना उनके लिए ही इनकम होना चाहिए, जो कि आपका 8 लाख से नीचे होना चाहिए। बाकी SC ST कैटेगरी के लिए इन्होंने कोई यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट जो होता है आपको फीस का अमाउंट बनाना पड़ेगा, तो वो डिमांड ड्राफ्ट होता है। तो वो भी नीचे फीस स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे ना, तब हम बात करेंगे कि आपको किस कैटेगरी के लिए कितना DD बनाना है और किस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो भी डाउट आपका वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एंटी रैगिंग फॉर्म होता है जो कि आपको वेबसाइट के ऊपर कॉलेज के इजीली मिल जाएगा, या फिर जो आपका नासिक का यूनिवर्सिटी वहाँ पर भी मिल जाता है। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, एक पेन ड्राइव के अंदर होने चाहिए। फोल्डर का नेम इन्होंने 1-2 कहा है, एक के अंदर PDF रखी है, एक के अंदर JPG रखी है, और पूरे डॉक्यूमेंट आपको जो यहाँ पर 600 KB के नीचे लेना है। इस बात का ध्यान रहे, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि स्टूडेंट को जो है 5 ट्रू कॉपीज जो है आपके पास रखनी है, जो किस कलर स्कैन करके, इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हो। देखो ये वो आपके जो डॉक्यूमेंट थे जितने भी इस कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए, तो उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में बात किया है। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इस कॉलेज के अंदर आपको फीस जो है कैटेगरी वाइज कितना पे करना पड़ेगा। देखो अभी बात करेंगे जो कि लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज है ना, उसका फीस की बात करेंगे। MBBS कोर्स के लिए 2023-24 के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इन्होंने एक टाइप ऑफ फीस मेंशन किया है कि किस टाइप का फीस आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट है जिनका की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, प्लस जो कि यहाँ पर स्टेट कोटा या फिर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके आएंगे ना, उन्हीं बच्चों के लिए, यानी कि अदर स्टेट के बच्चे जो 15% की काउंसलिंग करके आएंगे ना, तो उनको इसी पैराग्राफ के अंदर जो फीस मेंशन है पूरा फीस आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो बच्चे SC ST फीजे NT1 NT2 NT3 यानी कि NTB NTC NTD OBC कैटेगरी में आते हैं, या फिर जो आपका SBC कैटेगरी होता है उस कोटा में आते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर जो फीस है ना वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी। EWS EBC वाले जो बच्चे होते हैं जिनकी की इनकम जो 8 लाख से नीचे होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये वाला फीस देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक टर्म फीस देना पड़ेगा जो कि लगभग 1,25,700 है, जो कि आपका कॉलेज का फीस होगा। तो ऑल इंडिया कोटा या फिर जो ओपन कैटेगरी के बच्चे हैं जिनका की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, तो उनको यहाँ पर 1,25,700 पूरा जो है ट्यूशन फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। फीजे SC ST NTB NTC NTD वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं होती है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा अगर आप यहाँ पर पे भी करते हो तो स्कॉलरशिप के थ्रू आपको यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। 100% फीस आपको यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद EWS कैटेगरी वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको यहाँ पर जितना फीस मेंशन है इसमें से आपको 50% यानी कि आधा फीस देना पड़ेगा। अगर पूरा ले भी लेंगे तो आपको स्कॉलरशिप के थ्रू वो बाकी रिटर्न मिल जाएगा, इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक डेवलपमेंट फंड देना होता है जो कि 5,000 रुपीज़ है, जो कि हर बच्चों को यहाँ पर पे करना पड़ेगा। जितनी भी कैटेगरी है लगभग सभी कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पर पे करना होता है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखो एडमिशन का फीस होता है लगभग 1,500, तो ये भी हर कैटेगरी यानी कि आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, किसी भी कोटा के थ्रू एडमिशन करते हो, तो वो भी आपको पूरा का पूरा फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद आपको यहाँ पर लाइब्रेरी फीस है 1,000 रुपीज़, तो ये भी आपको पे करना पड़ेगा। लॉकर फीस आपको यहाँ पर 200 रुपीज़ है, ये भी आपको हर कैटेगरी वाले बच्चों को सेम फीस होता है, सेम पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक HP नाम से फीस है 1,200, तो ये भी आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पे करना है, और हर कैटेगरी वाले बच्चों को पूरा फीस पे करना है। अगर बात करें यहाँ पर कि टोटल RS आपको कितना बनाना है, जो कि यहाँ पर आपको DD निकालना है, तो आपको यहाँ पर ओपन कैटेगरी या फिर जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आएंगे बच्चे जिनका की इनकम 8 लाख से ज़्यादा होगा, या फिर जिनके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल नहीं होगा, तो उनके लिए यहाँ पर 1,34,600 रुपीज़ आपको यहाँ पर DD के फॉर्मेट में पे करना पड़ेगा। वही अगर आप SC ST फीजे NTB NTC NTD OBC SBC कैटेगरी में आते हो, आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल है, तो आपको यहाँ पर जो है लगभग 8,900 रुपीज़ जो है फीस पे करना पड़ेगा। वही मैंने बोल दिया था कि आपको ऊपर का फीस पे करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, लेकिन आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं होती है। आपको इतना ही फीस जो है DD के फॉर्मेट में पे करना पड़ेगा। वही अगर आप EWS कोटा में आते हो तो आपको यहाँ पर लगभग 71,750 रुपीज़ जो आपको फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अब आपको DD किस नाम से निकालना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको जो DD निकालना है ना, डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर इन फेवर ऑफ
बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पेबल एट मुंबई, इस नाम से आपको जो है डीडी बनाना है और आपका डीडी जो है नेशनल बैंक का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए कुछ अदर फीस यहाँ पर मेंशन किया है इन्होंने, जैसे कि आपको यहाँ पर एडमिशन फॉर्म फीस देना है जो कि आपका 500 रुपीज़ है, प्लस यहाँ पर 18% जीएसटी, तो आपको यहाँ पर 590 रुपीज़ जो है पे करना है और हर कैटेगरी वाले बच्चे को फीस पे करना है और नॉन रिफंडेबल यानी कि आपको बाद में रिटर्न नहीं मिलने वाली है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक जिम खाना फीस पे करनी है जो कि कॉलेज फीस होती है, तो ये दोनों फीस मिलाकर आपको लगभग यहाँ पर 1090 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और आपको एक कैश के अंदर देना है, वहाँ पर ऑफलाइन आपको फीस कैश के फॉर्मेट में पे करना है, कोई आपको डीडी नहीं बनाना है या फिर ऑनलाइन नहीं पे करना है, इस बात का ध्यान रहे। आपको वहाँ पर कैश सबमिट करना है, तो ये 1090 रुपीज़ आपको यहाँ पर कैश देना पड़ेगा। उसके बाद देखो कुछ एक एलिजिबिलिटी फीस होता है जो कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है 2900 रुपीज़, जो कि आपका यूनिवर्सिटी का फीस रहेगा और हर कैटेगरी वाले बच्चों को सेम फीस आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। उसके बाद देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट वेलफेयर फंड होता है, तो 530 रुपीज़ इसके भी आपको यूनिवर्सिटी को पे करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पर एमयूएचएस नासिक का यूनिवर्सिटी है ना, उनको पे करना होता है, तो ये भी आपको कॉलेज के अंदर पे करना पड़ेगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी का एक डेवलपमेंट फीस होता है 100 रुपीज़, तो ये भी आपको यहाँ पर जो है हर कैटेगरी वाले बच्चे को लगभग सेम फीस आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद देखो इन्होंने यहाँ पर नीचे कुछ मेंशन किया है जो कि आपका यहाँ पर कॉलेज डिपॉजिट देना पड़ेगा आपको एमबीबीएस कोर्स के लिए, तो 2000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। लाइब्रेरी डिपॉजिट है आपको यहाँ पर 2000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और इसका जो डीडी है आपको सेम उसी नाम से बनाना है और नेशनल बैंक का डीडी होना चाहिए। और ये जो फीस डिपॉजिट लिया जाता है ना, ये आपको बाद में रिफंड दिया जाता है, इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि कॉलेज एंड लाइब्रेरी डिपॉजिट विल बी कलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट आफ्टर कट ऑफ डेट, यानी कि जब पूरे के पूरे ऑल ओवर स्टेट के एडमिशन क्लोज हो जाएंगे ना, तब आपसे ये जो डिपॉजिट है ना वो कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि जब तक एडमिशन क्लोज नहीं होते तब तक आप अपना एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हो या फिर इस कॉलेज से बेटरमेंट करके आप इससे बेटर कॉलेज के अंदर भी आप अपना एडमिशन कर सकते हो। इसलिए जब आपका कट ऑफ डेट क्लोज हो जाएगा तभी आपसे डिपॉजिट लिया जाएगा, अदरवाइज वहां पर आपसे डिपॉजिट नहीं लिया जाएगा। और कट ऑफ डेट जाने के बाद आपसे यहाँ पर एडमिशन कैंसिल करने के लिए 10 लाख रुपीज का पेनल्टी चार्ज लिया जाएगा, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि आप कट ऑफ डेट से पहले अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो, तो आपको सिर्फ यहाँ पर 1500 रुपीज ही पे करना पड़ेगा। लेकिन कट ऑफ डेट जैसे ही क्लोज हो जाता है उसके बाद एडमिशन कैंसिल करने के लिए जाओगे तो आपको यहाँ पर 10 लाख रुपीज का जो है पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा, इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। इसलिए क्या कीजिए, जो ब्राउचर आएगा ना तो उसे आप ध्यान से रीड कीजिए, जैसे ब्राउचर आ जाएगा तो मैं हर कोर्स के लिए अलग अलग वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा कि किस कोर्स के लिए क्या रूल्स है, क्या न्यू रूल ऐड हो चुके हैं, क्या लास्ट ईयर की तरह ही रूल है। तो आप हमारे साथ बस बने रहिए और एक वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। देखो अभी ये पूरा फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने डिटेल में बात किया, अभी हम बात करेंगे कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो यहाँ पर आपके लिए कितनी सीट वैकेंट है आपके कैटेगरी के हिसाब से, ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा के थ्रू, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिनिमम नीट स्कोर कितना करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर जो है 99% चांस बन जाएगा कि राउंड 1 या फिर राउंड 2 के अंदर आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। राउंड 3 का जो कट ऑफ होता है वो राउंड 2 के लगभग सेम ही गया था लास्ट ईयर का, इसलिए आप ऐसा मत सोच के चलिए कि राउंड 3 में जो गया था वो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही था और राउंड 2 तक जो है एमबीबीएस के लगभग 99% सीट जो है फुल हो जाता है, इस बात को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई अदर डिग्री है बीएमएस बीएचएमएस तो उसके राउंड 6 राउंड 7 भी होते हैं, लेकिन एमबीबीएस के लिए राउंड 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां तक पूरी की पूरी सीट आपको फिल होती हुई नजर आ जाएगी। बात करेंगे जो कि आपका लोकमान्य तिलक एमबीबीएस मुंबई जो है ना, इसका फाइनल कट ऑफ 2023-24 के अंदर राउंड 1 प्लस आपका जो राउंड 2 हुआ था ना वहां पर क्या गया था, साथ ही साथ लास्ट में मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपके साथ शेयर करूंगा कि 2024-25 के लिए मिनिमम आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर जो है 99% इसी कॉलेज के अंदर अलॉटमेंट हो सकता है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एमबीबीएस का सीट मैट्रिक्स देखेंगे जो कि लास्ट ईयर के जैसा था। अगर कुछ इसका इंटेक कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है तो फिर सीट मैट्रिक्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट ऑफिशियल इनका नहीं आया है कि इनका सीट मैट्रिक्स कुछ इंक्रीज होने वाला है, तो यही सीट जो आप यहाँ पर फाइनल लेके चल सकते हो 2024 के लिए। लेकिन जैसे ही न्यू सीट मैट्रिक्स रिलीज हो जाएगा तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, उस बात को आपको थोड़ा सा अभी इग्नोर कर देना है। देखो यहाँ पर टोटल इंटेक की बात करें तो टोटल 200 सीट आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें से 30 सीट आपके ऑल इंडिया कोटा जो 15% होता है ना, यानी कि अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करनी है तो भी आप यहाँ पर स्टेट के बच्चे भी जा सकते हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू और अपना एडमिशन यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ले सकते हो, लेकिन ऑल इंडिया का कट ऑफ जो स्टेट से थोड़ा ज्यादा होता है, इस बात को भी आप थोड़ा सा समझ सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो जो एससी कैटेगरी है ना, तो एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जनरल कोटा के थ्रू 13 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये जनरल कोटा का होता है, जनरल कोटा के अंदर एससी कैटेगरी का जो मेल रहेगा प्लस जो फीमेल रहेगा ना, तो दोनों में जिसका स्कोर ज्यादा होगा, जिसका ऑल इंडिया रैंक कम होगा ना, उन्हें यहाँ पर अलॉटमेंट किया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक वुमन कोटा होता है, तो वुमन कोटा क्या होता है, यहाँ पर जो फीमेल स्टूडेंट होती है ना उसी कैटेगरी की, तो उनको ही अलॉटमेंट दिया जाता है। बाकी ऑर्फन आए हैं, ऑर्फन एन है जो कि अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए, बाकी पीडब्ल्यू तो आपको मालूम है जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, जनरल हिल एरिया देखने को मिल जाएगा, वहां पर सेम जो मेल प्लस फीमेल है सेम कैटेगरी का उसको अलॉटमेंट किया जाएगा जिसका कि ज्यादा स्कोर होगा। उसके बाद यहाँ पर वुमन हिल एरिया तो जो लड़कियां होती है उनको ही यहाँ पर हिल एरिया के थ्रू अलॉटमेंट किया जाएगा सेम कैटेगरी के अंदर से। वही एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो यहाँ पर
जनरल के 13 सीट है, वुमन के यहाँ पर आपको 7 सीट देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर ऑर्फन ईएन का 1 सीट है, पीडब्ल्यूडी का 1 सीट है, बाकी कोई सीट यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो 9 सीट है, जनरल के 3 सीट है आपको यहाँ पर वुमन कोटा के, बाकी किसी भी रिजर्वेशन के लिए कोई भी सीट नहीं है। उसके बाद फीजे कैटेगरी की बात करें तो 3 सीट है, जनरल का 2 सीट है यहाँ पर वुमन का, बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए कोई सीट आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। और ये जो पूरा डाटा मैंने कलेक्ट किया है ना, जो आपका सीट मैट्रिक लास्ट ईयर का है ना, उससे मैंने पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया है, इसलिए मैंने कोई यहाँ पर बना के आपके साथ नहीं शेयर कर रहा हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी ऑफिशियल सीईटी सेल का वेबसाइट होता है ना, वहां पर जो सीट मैट्रिक्स रिलीज हो जाता है ना, तो उसके थ्रू मैं डाटा कलेक्ट करके आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स होता है ना, सीधा उसे भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपके पास सही से आ रही या नहीं आ रही। अगर कुछ गलत नजर आता है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हो। उसके बाद अगर एनटी कैटेगरी की बात करें तो जनरल के 3 सीट है, उसके बाद यहाँ पर 1 सीट मिल जाएगा वुमन का, बाकी अदर रिजर्वेशन के लिए आपको कोई भी सीट यहाँ पर नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट एनटीसी कैटेगरी आता है, 3 सीट है, जनरल का 1 सीट है वुमन का, उसके बाद पीडब्ल्यूडी का आपको 1 सीट यहाँ पर नजर आ रहा है, और यहाँ पर जनरल हिल एरिया का भी आपको 1 सीट देखने को मिल रहा है, जो कि एनटीसी कैटेगरी आएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट एनटी कैटेगरी की बात करें तो 3 सीट है, जनरल के 1 सीट है वुमन का, बाकी कोई भी सीट आपको इस कॉलेज के अंदर अदर रिजर्वेशन का नहीं देखने को मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 19 सीट है, जनरल के 10 सीट है वुमन कोटा के, बाकी यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का 2 सीट है, जनरल हिल एरिया का आपको 1 सीट यहाँ पर नजर आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस कोटा की बात करें तो 10 सीट है, जनरल का 5 सीट है यहाँ पर वुमन का, बाकी पीडब्ल्यूडी का 1 सीट है, और जनरल हिल एरिया का आपको 1 सीट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपका आता है एक नेक्स्ट जो कि आपका ओपन कैटेगरी होता है। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 37 सीट है टोटल, जनरल के 19 सीट है यहाँ पर वुमन के, 1 सीट आपको यहाँ पर ऑर्फन आई का देखने को मिल जाएगा, 4 सीट है पीडब्ल्यूडी का, एक है जनरल हिल एरिया का और एक है वुमन हिल एरिया का सीट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। अभी अगर हम बात करें यहाँ पर कि कैटेगरी वाइज राउंड 1 का कट ऑफ किया गया था, साथ ही साथ राउंड 2 का कट ऑफ किया गया था, और राउंड 2 का जो ऑल इंडिया रैंक है कितना गया था उसके बारे में तो यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो जनरल के थ्रू यहाँ पर 557 पे अलॉटमेंट हो गया था राउंड 1 के अंदर, वुमन के लिए यहाँ पर 556 आपको देखने को मिल जाएगा। राउंड 2 की बात करें तो 550 नजर आ जाएगा, 539 आपको यहाँ पर जो है वुमन के लिए देखने को मिल जाएगा राउंड 2 में। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग यहाँ पर 64,249 आपको जनरल का मिल जाएगा, 73,245 आपको यहाँ पर वुमन कोटा का ऑल इंडिया रैंक साफ साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट आपका एसटी कैटेगरी का जनरल के थ्रू 441 देखने को मिल जाएगा, राउंड 1 का 446 है आपका यहाँ पर वुमन के लिए, राउंड 2 की बात करें तो 437 आपको मिल जाएगा, जनरल का 441 आपको यहाँ पर वुमन के लिए देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो यहाँ पर 1,78,691 आपको जनरल का मिल जाएगा, 1,74,785 आपको यहाँ पर जो है वुमन कोटा का ऑल इंडिया रैंक साफ साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद फीजे कैटेगरी की बात करें तो जनरल के थ्रू यहाँ पर 625 आपको राउंड 1 में देखने को मिल जाएगा, 574 आपको यहाँ पर वुमन का देखने को मिल जाएगा। राउंड 2 की बात करें तो 625 जनरल का मिल जाएगा, 574 आपको यहाँ पर जो वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। अगर बात करें वही कि ऑल इंडिया रैंक कितना गया है तो जनरल के थ्रू यहाँ पर लगभग 16,301 आपको देखने को मिल जाएगा, वुमन के लिए यहाँ पर 45,965 आपको ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर नजर आ जाएगा। एनटीबी कैटेगरी की बात करें तो एनटीबी के लिए यहाँ पर जनरल के थ्रू लगभग 577 आपको देखने को मिल जाएगा, वुमन के लिए 597 नजर आ जाएगा राउंड 1 में। राउंड 2 की बात करें तो 577 है, 597 आपको सेम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो अदर कैटेगरी होते हैं ना उनके लिए 1 या 2 ही सीट आपको नजर आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है सेम स्कोर करने वाले बच्चे अगर मिल गए और दोनों ने वहाँ पर रिटेंशन फॉर्म दे के रखा है तो फिर कट ऑफ आपको इसका आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा, भले वहाँ पर 10, 20, 30 भी राउंड क्यों ना कंडक्ट हो जाए। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑल इंडिया रैंक का तो 43,466 आपको जनरल का देखने को मिल जाएगा, 30,621 आपको यहाँ पर वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। उसके बाद एनटीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल के थ्रू राउंड 1 में 624 पे अलॉटमेंट हुआ था, 609 आपको वुमन का देखने को मिल जाएगा, और 610 जो आपको है ना यहाँ पर हिल एरिया का कट ऑफ नजर आ रहा है, इस बात का ध्यान रहे। यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर से जो हिल एरिया होता है ना उसका कट ऑफ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर जो कि आपका जनरल के लिए तो यहाँ पर 624 आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर जनरल का कट ऑफ था। राउंड 2 के लिए 609 आपका वुमन के लिए देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग 1,63,035 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करें अगर जो कि आपका यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 16,335 आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा जनरल का। वही अगर वुमन के लिए बात करें तो 24,122 आपको ऑल इंडिया रैंक जो है वुमन कोटा का देखने को मिल जाएगा। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर मैं कुछ डाटा यहाँ पर गलत रीड करता हूँ तो फिर आप यहाँ पर उसे देख के अपना ऑटो करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी
आपका NTD आता है। NTD की बात करें राउंड 1 में तो जनरल के थ्रू 637 देखने को मिल जाएगा, 632 है आपका वुमन के लिए। राउंड 2 की बात करें तो 630 है आपका, जो कि जनरल का था। 632 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका वुमन का कट ऑफ। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग 13,917 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वही वुमन के लिए 13,121 आपको ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी आता है आपका। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल के थ्रू 630 के ऊपर अलॉटमेंट हो गया था। वुमन के लिए बात करें तो 633 था आपका राउंड 1 के अंदर, और यही हिल एरिया का जो कट ऑफ होता है ना, वो आपको यहाँ पर 637 देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि आपका ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए राउंड 2 का तो 629 आपको देखने को मिल जाएगा। जनरल का 627 है वुमन के लिए। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग यहाँ पर 14,186 आपको देखने को मिल जाएगा। वुमन की बात करें तो 15,161 आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जनरल के थ्रू राउंड 1 के अंदर 637 में अलॉटमेंट हो गया था। वुमन की बात करें तो यहाँ पर 638 आप लेके चल सकते हो, जो कि कट ऑफ था राउंड 1 का। उसके बाद राउंड 2 की बात करें तो जनरल का 635 था, वुमन कोटा का पर 637 देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो जनरल का लगभग 11,577 मिल जाएगा। वही वुमन कोटा का यहाँ पर 11,099 आपको ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि आपका ओपन कैटेगरी आता है जनरल के थ्रू राउंड 1 के अंदर, तो 655 आपको देखने को मिल जाएगा। वुमन कोटा का 639 आपको मिल जाएगा। वही राउंड 2 की बात करें तो 648 आपको जनरल का मिल जाएगा। लेकिन वही वुमन का कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा गया 650, क्योंकि हो सकता है इस बच्ची ने जो यहाँ पर एम्स या फिर जो अदर जिपमर कॉलेज होते हैं उसके लिए ट्राई कर रही थी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, या फिर जो आपका सेट जीएस मेडिकल कॉलेज था उसके अंदर ट्राई कर रही थी, लेकिन उसे राउंड 1 में वहां पर नहीं मिला। इसलिए हो सकता है कि इस लड़की ने फिर यहाँ पर राउंड 2 के अंदर अपना प्लान चेंज किया होगा और उसे लगा होगा कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा तो मुझे कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा, इसलिए इसने फिर इसे कॉलेज को जो है बुक कर लिया राउंड 2 के अंदर। इसलिए राउंड 1 का जो कट ऑफ था आपको 639 मिल रहा था, लेकिन राउंड 2 में वही कट ऑफ जो है उसी सेम कैटेगरी के लिए वुमन कोटा का आपको 650 नजर आ रहा है। तो लास्ट ईयर हर राउंड के लिए अलग अलग चॉइस फिलिंग हुआ था, इसलिए आपको ये देखने को मिल रहा था। और आप अच्छे से काउंसलिंग करोगे तो आपको 100% कम स्कोर के ऊपर बेटर कॉलेज मिल सकता है। देखो इस बच्चे ने पहले ही पूरा का पूरा मतलब कॉलेज डाल दिए, इसलिए इसको 639 पे अलॉटमेंट हो गया वुमन कोटा का। इस लड़की ने नहीं डाला, इसलिए इसको राउंड 2 के अंदर एक कॉलेज मिल गया। लेकिन अगर हो सकता है कि ये भी बच्ची इसकी तरह स्किप कर देती तो फिर इसको इतना बेटर कॉलेज नहीं मिल सकता था, क्योंकि राउंड 2 में ये बच्ची डालती तो फिर इसको अलॉटमेंट हो जाता था। और हो सकता है कि इससे कम स्कोर वाले बच्चे ने भी डाल दिया होगा। लेकिन अगर एक बार आप राउंड 1 में इसने सीट बुक कर लिया अपना, तो फिर इस बच्ची को सीट वैकेंट होगा तो ही सीट मिलेगा। अदरवाइज इसका अगर 700 भी स्कोर आ जाएगा ना तो भी इसे अलॉटमेंट नहीं दिया जाता, क्योंकि आप राउंड 1 में अलॉटमेंट हुआ गया सीट अगर बुक कर लेते तो फिर आपसे कितना भी ज्यादा स्कोर वाला बच्चा वहां पर चॉइस क्यों ना दे, उसको सीट अलॉटमेंट नहीं होता है। अगर सीट वैकेंट होगा तो ही उसे अलॉटमेंट किया जाता है। तो एक काउंसलिंग प्रोसेस को भी आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। और ये पूरा कट ऑफ जो है विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है हमारा, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करके हमारे साथ बने रह सकते हो। हम आपको वहां पर पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। देखो अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो आप यहाँ पर राउंड 2 का जो मैंने आपके साथ ऑल इंडिया रैंक शेयर किया ना अभी, जो कि आपके साथ मैंने यहाँ पर AI और ऑल इंडिया रैंक शेयर किया ना, तो उसको आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलना है। जो कि मैंने यहाँ पर नीट स्कोर आपके साथ शेयर किया था ना, तो नीट स्कोर का आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके नहीं चलना है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो कि ऑल इंडिया रैंक था उसे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलना है, नीट स्कोर को आपको नहीं लेके चलना है। और ऐसा क्यों करना है इस बात को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि दो बच्चे का जो ऑल इंडिया रैंक होता है ना वो आपको सेम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दो बच्चों का नीट स्कोर जो होता है ना आपको यहाँ पर सेम देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको नीट स्कोर को मतलब जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके नहीं चलना है। जो ऑल इंडिया रैंक होता है ना उसे आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलिए। देखो पूरा जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने भी डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है फिर ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर बने रहिएगा।